Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for math Ganit Prakash. So we have completed 3 chapters as of now. So I hope all of you have watched all the chapters which we have completed. But if you haven't watched, please go through the links given in the description box. Now in this video, let us just start with chapter number 4, data handling and presentation. ये part 1 है इस chapter का. चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें. If you ask your classmates about their favorite colors, you will get a list of colors. This list is an example of data. Similarly, if you measure the weight of each student in your class, you would get a collection of measure of weight, again data. So data क्या होता है? मान लो कि आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि आपका फेवरेट कलर क्या है. सब लोग अलग अलग बताएंगे, कुछ लोग सेम भी बता सकते हैं ना, कुछ लोग दो भी बता सकते हैं. तो ये लिस्ट आपको जो पता चलती है अलग अलग इन्फॉर्मेशन की, इसको जब आप कलेक्ट करते हो ना, इसी को हम डेटा बोलते हैं. जैसे कि आप अपने क्लास के सभी बच्चों की हाइट अगर मेजर कर रहे हो, लिख रहे हो, तो क्या हो गया, फिर से इन्फॉर्मेशन है, तो उसे हम डेटा बोलते हैं. सो एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड डेटा. सो किसी भी चीज़ को आप कलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो नंबर हो, किसी चीज़ का मेजरमेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो या डिस्क्रिप्शन हो, जिससे कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे हम डेटा बोलते हैं. So we live in an age of information. We constantly see large amounts of data presented to us in new and interesting way. In this chapter, we will explore some of the ways that data is presented and how we can use some of those ways to correctly display, interpret and make inference from such data. आज के समय में हम कितनी सारी इन्फॉर्मेशन रोज देखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हम कुछ सर्च कर रहे हों या फिर कुछ चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हों. सो इन सब डेटा को कैसे हम करेक्टली कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब उसको समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के चैप्टर से हम एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ एक्सरसाइज 4.1 कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा. सो नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स. ये दोनों अपने फेवरेट गेम्स डिस्कस कर रहे हैं. तो नव्या क्या कहती है, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम. सो नरेश कहता है आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज द गेम आई लाइक द मोस्ट. सो नव्या को क्रिकेट पसंद है और नरेश को हॉकी ज्यादा पसंद है. सो फिर नव्या कहती है आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास. सो नरेश कहता है आई एम नॉट श्योर, हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास. सो नव्या कहती है मुझे लगता है कि हमारी क्लास में ज्यादा बच्चों को क्रिकेट पसंद है, मतलब क्रिकेट फेमस है हमारी क्लास में. सो नरेश कहता है मुझे तो ये इसका आइडिया नहीं है, लेकिन हम कैसे पता कर सकते हैं ये फेवरेट है कि नहीं. सो फिर यहाँ पे देखिए, टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास व्हाट शुड नव्या एंड नरेश डू, कैन यू हेल्प देम. सो कौन सा गेम सबसे फेमस है, ये कैसे पता किया जा सकता है, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे. तो चलिए आगे रीड करते हैं. नरेश एंड नव्या डिसाइडेड टू गो टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास एंड आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम इज. देन दे प्रिपेयर्ड अ लिस्ट. नव्या इज शोइंग द लिस्ट. सो यहाँ पे जो आपको लिस्ट दिख रही है, इसमें नव्या और नरेश ने क्या किया, हर बच्चे के पास जाके उनसे उनका फेवरेट गेम पूछा और उनके नाम के आगे गेम लिख दिया. जैसे मेहनूर कबड्डी, जुबीमन हॉकी, सिमरन कबड्डी, नंद सतोलिया, पिट्ठू, अंकिता कबड्डी, ऐसे सारे स्टूडेंट्स के नाम के आगे उनके फेवरेट गेम लिख दिए. Now, Navya happily said, I have collected the data, I can figure out the most popular game now. नव्या कहती है कि मैंने अब डेटा कलेक्ट कर लिया है, मैं बता सकती हूँ कि सबसे फेमस गेम कौन सा है. Then a few other children are looking at the list and wondering, we can't yet see the most popular game. How can we get it from this list? इस लिस्ट में तो सभी के नाम के आगे गेम्स है और मिक्स हैं गेम, पता ही नहीं चल रहा कौन सा गेम सबसे ज्यादा फेमस है. तो कैसे हम पता करेंगे. सो फिगर इट आउट. कुछ क्वेश्चंस हैं. पहला है, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्या क्लासमेट. नरेश और नव्या के क्लासमेट के बीच में मोस्ट पॉपुलर गेम को आप कैसे पता करने में मदद करेंगे. सो टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम दे शुड, उन्हें क्या करना चाहिए, कलेक्ट data from each classmate by asking about their favorite game. सभी बच्चों से जाकर पहले तो डाटा इकट्ठा करना चाहिए, जैसे कि हमने देखा नव्या ने किया. Then organize the data by counting the number of votes for each game in a table format. फिर किसी एक सही व्यवस्थित तरीके से हमें लिखना चाहिए. जैसे ये था डेटा, अब इसमें क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है तो आप काउंट कर लो क्रिकेट कितनी बार लिखा है. जैसे यहाँ 6 बार लिखा है. हॉकी कितनी बार लिखा है, 8 बार लिखा है. कबड्डी कितनी बार लिखा है, 6 बार लिखा है. फिर सतोलिया यानी पिट्ठू कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है. फुटबॉल 4 बार, बैडमिंटन 2 बार. तो ऐसे अब ये सीक्वेंस में हमें अच्छे से दिख रहा है कि कौन सा गेम कितने बच्चों को पसंद है, राइट. तो इस तरीके से हम सही से अरेंज करके पता कर सकते हैं. देन व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास. सो ये जो अभी हमने डेटा बनाया है, इसमें से अब हम आंसर कर सकते हैं सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है, हॉकी. क्यों, क्योंकि इसमें 8 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी चॉइस बताई है. देन ट्राई टू फाइंड आउट मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट. आप भी अपनी क्लास में इसी तरीके से गेम्स पता कर सकते हैं कौन
कौन सा फेमस है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी नीड टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन एंड पुट क्रॉस फॉर द क्वेश्चन वेयर शी डजंट नीड टू कलेक्ट डेटा, डिस्कस योर आंसर इन द क्लासरूम। कुछ स्टेटमेंट है, हमें पढ़ना है कि कौन से स्टेटमेंट में परी को डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है और किसमें नहीं है। जहां है टिक लगाएंगे, जहां नहीं है क्रॉस लगाएंगे। पहला है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट। सो यस, इसमें डेटा कलेक्ट करना होगा, सबसे पूछना होगा कि तुम्हारा फेवरेट टीवी शो कौन सा है, सो इसमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, भारत आजाद कब हुआ, हमारी कंट्री कब आजाद हुई। तो ये तो सबको ही पता है, आप भी डेट बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट। सो ये इसमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को यानी लगभग सबको ही पता होता है। देन हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, उसकी लोकेलिटी में परी के कितना पानी कैसे कैसे वेस्ट हो रहा है। सो यस, इसके लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ कुछ लोग पानी कैसे यूज कर रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं या रोड साफ कर रहे हैं या फालतू में वेस्ट कर रहे हैं, तो इस सब के लिए आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो डेटा की जरूरत है तो टिक लगाएंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या है कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होता है, तो इसमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, श्री नीलेश इज अ टीचर, he decided to bring sweets to the class to celebrate the new year. The sweets shop nearly has jalebi, gulab jamun, gujia, barfi and rasgulla. He wanted to know the choices of the children. He wrote the names of sweets on the board and asked each children to tell him their preference. He put a tally mark like this for each student, and when the count reached 5, he put a line through the previous 4 and marked it as like this. यहाँ पर एक सर है नीलेश, वो क्या चाहते हैं कि बच्चों को मिठाई खिलाई जाए। सो जो दुकान है पास में वहां पर ये मिठाइयाँ मिलती हैं जो इधर दी गई हैं स्वीट्स के कॉलम में। अब वो टेलीमार्क के थ्रू काउंट कर रहे हैं कि कितने बच्चे कौन से मिठाई खाते हैं। उसके लिए टेलीमार्क कैसे होता है, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से एक बच्चे को काउंट करने के लिए, लेकिन जब 4 बच्चे हो जाएंगे उसके बाद 5वें बच्चे के लिए वो एक क्रॉस लगा देंगे ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है, 4 लाइनों के ऊपर अगर एक क्रॉस है तो मतलब 5 होता है। ठीक है, तो कैसे काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। सो जैसे जलेबी में ये दिया हुआ है तो 4 में एक क्रॉस है तो हो गया 5 और 1 6, यहाँ देखिए 6 लिखा है। गुलाब जामुन में 5 और 4 कितने हो गए 9, इसको मैं 5 काउंट करूंगी जो ऊपर से लाइन क्रॉस की गई है। ठीक है, गुजिया में देखिए 5 5 10 और 3 13, फिर बर्फी 3 है, रसगुल्ला 5 एंड 2 7। तो अब इस डेटा से आगे के क्वेश्चन करते हैं, फिगर इट आउट। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज जलेबी, जलेबी कितने बच्चों ने पसंद किया, देखो यहाँ 6 लिखा है। देन बर्फी कितने बच्चों ने पसंद किया 3, फिर गुजिया कितने बच्चों को पसंद आया 13, तो हमने 13 लिख दिया। रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद आया तो 7। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज गुलाब जामुन, तो 9। तो ये आप डेटा देख के आराम से आंसर कर सकते हैं। नाउ नीलेश सर रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर टू ब्रिंग द स्वीट्स एज गिवन इन द टेबल। द अबव टेबल हेल्प्ड हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। फिर क्वेश्चन है, इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू द करेक्ट स्टूडेंट, एक्सप्लेन इफ इट इज नॉट सफिशिएंट व्हाट इज द अल्टरनेटिव। अब ये डेटा है, अब सर ने एक स्टाफ मेंबर को कहा कि आप इतनी मिठाइयां जाकर ले आइए, ये मिठाइयां जो इस लिस्ट में है वो खरीद कर ले आए। लेकिन अब आप ये बात बताइए, इस क्वेश्चन में पूछा है क्या ये लिस्ट देखकर आप बता सकते हैं कि किस बच्चे को कौन सी मिठाई देनी है, नहीं बता सकते। क्या मिसिंग है इसमें, सो सॉल्यूशन होगा नो, द टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू करेक्ट स्टूडेंट। हम सही पता ही नहीं कर पाएंगे कि किस बच्चे को कौन सी मिठाई देनी है। टेबल ओनली प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स नीडेड बट लैक्स द नेम ऑफ द स्टूडेंट एसोसिएटेड विद ईच स्वीट। यहाँ पर बच्चों के नाम मेंशन नहीं है कि किसको कौन सी मिठाई पसंद है। सो अल्टरनेटिव इसका सॉल्यूशन क्या होगा, टू इंश्योर ईच स्टूडेंट रिसीव द करेक्ट स्वीट एन एडिशनल लिस्ट शुड बी क्रिएटेड दैट मैचेस each student's name with their preferred sweet। So हमें नाम के साथ डेटा बनाना होगा ताकि हम easily distribute कर सकें। So to organize the data, we can write the name of each sweet in one column using telesign. Note the number of students who preferred that sweet. The number 6, 9 are the frequency of sweet preference for jalebi, gulab jamun respectively। So extra information थी, ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया ना, इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 6, 9, 13 ये जो आप देख रहे हैं इनको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि एक किसी चीज को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं। जैसे जलेबी में 6 है यानी 6 क्या है, जलेबी की फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो एक टर्म था, बस फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं वो जानना था। नाउ
So Shri Sandhya asked her student about the sizes of the shoes they wear. She noted the data on the board. यहाँ पर संध्या मैम है, उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि उनके शू का साइज क्या है, जूते का नाप क्या है, और उसको इस तरीके से लिख दिया. Then she arranged the shoe sizes of the students in ascending order. उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा 3 कितनी टाइम्स है तो काउंट करके 3 बार लिख दिया, फिर 4 कितनी बार है वो लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, जितने जितने भी हैं उतनी बार. अब क्वेश्चंस हैं, तो पहला है हेल्प हर फिगर आउट द फॉलोइंग. अब देखते हैं. द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज, सबसे बड़ा शू का साइज कौन सा है 7. फिर स्मॉलेस्ट साइज कौन सा है 3. फिर देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज 5. 5 साइज का नंबर जो है वो कितने स्टूडेंट्स वेयर करते हैं. सो आप काउंट करेंगे 5 को तो ये 10 आएगा कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 साइज का जूता वेयर करते हैं. देन देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइजेस लार्जर देन 4. 4 से बड़े साइज का कितने बच्चे जूता वेयर करते हैं. सो देखो 4 से बड़ा क्या क्या है, 5 है, 6 है और 7 है. सो 5 के 10 नंबर्स हैं, 6 के 4 नंबर्स हैं, 7 एक स्टूडेंट है. सो टोटल 10 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 15 बच्चे ऐसे हैं जो 4 साइज से बड़े जूते पहन. सो 4 से बड़े में 5, 6, 7 तीनों आ जाएंगे. देन हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दीज क्वेश्चन. असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा अरेंज किया था उससे क्या हेल्प मिली. It helps in quickly identifying the smallest and largest value and counting the number of occurrence of each value. So ये आसानी से हम पता कर पाए कौन सा smallest size है, कौन सा largest size है, और इसमें ये भी हमें हेल्प मिली कि ये पता कर पाए कि कौन से साइज कितने स्टूडेंट वेयर करते हैं. देन इट मेक्स इट ईजियर टू सी पैटर्न एंड फ्रीक्वेंसी. तो आसानी से हम क्वेश्चन के आंसर कर पाए. देन आर देयर एनी अदर वे टू अरेंज द डेटा. कोई और तरीका है जैसे हम ये डेटा को अरेंज कर सकते हैं. यस, असेंडिंग ऑर्डर में किया है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे. पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. या फिर फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरीके से बना सकते हैं. ये साइज 3 में 3 स्टूडेंट्स हैं, साइज 4 में 9 स्टूडेंट्स हैं, साइज 5 में 10 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज write the names of few trees you see around you. When you observe a tree on the way from your home to school or while walking from one place to another place, record the data and fill in the table below. आपको कुछ पेड़ के नाम यहाँ दिए हैं, कुछ लिखने हैं, और वो पेड़ आपने कितनी संख्या में देखे वो भी लिखने हैं. जैसे पीपल दिया है तो लेट्स से यहाँ पे मैंने 12 पीपल के पेड़ देखे. फिर नीम के पेड़ कितने देखे तो 7 देखे. आपने जितने देखे होंगे अपने आसपास वो लिख सकते हैं. बनियन ट्री यानी बरगद का जो पेड़ होता है, लेट्स से मैंने 5 देखे. मैंगो यानी आम का पेड़ मैंने 7 देखे हैं. ठीक है, क्वेश्चन है विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर. सबसे ज्यादा संख्या में कौन से पेड़ हैं तो पीपल के पेड़ हैं, 12 हैं. फिर सबसे कम कौन से पेड़ हैं तो बनियन ट्री 5 है. ये फिक्स नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं या कोई भी ट्री ले सकते हैं. देन वर देयर एनी 2 trees फाउंड इन द सेम नंबर. कोई ऐसे ट्री हैं जिसमें दोनों में सेम हो. यस, नीम और मैंगो ट्री दोनों में कितने कितने हैं 7 पेड़ हैं. नाउ टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट any small news item from a newspaper. Each student may use a different article. Now prepare a table on the piece of paper as given below. Count the number of each of the letters C, E, I, R and X words of the news article and fill in the table. देखो यहाँ letters दिए हुए हैं C, E, I, R, X, और एक कोई सा हमें खुद से लेना है तो लेट्स से मैंने F ले लिया. नंबर ऑफ आइटम्स फाउंड इन द न्यूज आइटम वो हमें बताना है. कैसे. सो देखो आपको न्यूज़पेपर की कोई कटिंग लेनी है. ये पेपर है, इसकी मैंने ये 2 हेडलाइन ले ली बस ऊपर जो ये मैंने अभी शेड किया. सो यहाँ लिख दिया मैंने. अब इसमें ये सभी लेटर्स कितनी बार आए हैं काउंट करना है. तो सो हो सकता है एक आध लेटर मिस हो जाए, बट आपको करना कैसे है ये मेन है, तो ये मैं आपको समझा रही हूँ. सो सी कितने हैं इसमें तो आप देखो 3 बार है. ऐसे ई कितने हैं तो टोटल आप काउंट करोगे तो 9 टाइम्स है. आई कितने हैं तो 3 टाइम्स है. आर कितने हैं तो 4 टाइम्स है. और एक्स तो एक भी नहीं है, 0 टाइम्स है. और एफ कितने हैं 3 टाइम्स है. तो ऐसे हमने डेटा कंप्लीट कर लिया. अब ये रहा हमारा डेटा. अब क्वेश्चन आंसर है द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम. सबसे ज्यादा कौन सा लेटर मिल रहा है ई जो कि 9 टाइम्स है, और सबसे कम एक्स जिसमें एक भी लेटर नहीं मिला 0. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द 5 लेटर्स सी ई आई आर एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट. इज योर ऑर्डर द सेम और नियरली द सेम एज देयर्स. ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइकली टू गेट द ऑर्डर एक्स सी आर आई ई. व्हाई डू यू थिंक दिस इज द केस. फिर आपको जो भी नंबर आपने निकाले ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम किस में मिला, फिर उसके बाद किस में मिला, फिर उसके बाद किस में मिला, ऐसे अरेंज करना है. तो सबसे कम मेरा एक्स में मिला है और
सबसे ज़्यादा ई में मिला है। तो इस तरीके से XFCIRE ये लेटर्स है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, आप जिस भी आर्टिकल में काउंट करेंगे आपको अपने हिसाब से लिखना है, ये जो हमने किया है वो बता रही मैं आपको। देन इट्स कॉमन फॉर मोस्ट पीपल टू फाइंड द ऑर्डर XCRIE। दिस हैपन्स बिकॉज, सो बहुत सारे बच्चों का इसी तरीके से सीक्वेंस आएगा XCRIE। ऐसा क्यों है? क्योंकि X जो लेटर है वो बहुत रेयरली यूज होता है, इसीलिए लीस्ट फ्रिक्वेंट है, कम बार हमें मिलता है देखने को। ई जो है मोस्ट कॉमन है, इसीलिए ई सबसे ज्यादा बार आता है। और RIC, सो ये मॉडरेटली हमें देखने को मिलते हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। सो यही सीक्वेंस लगभग लगभग आप सबका बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। आपने कैसे किया, प्रोसेस बताना है। सो पहले एक न्यूज़ आर्टिकल लिया, उसको कट करके पेस्ट किया, फिर सारे लेटर्स काउंट किए, फिर हमने टेबल में फिल किया, और उसके बाद जो हमने नया लेटर लिया था उसकी भी अक्रेंस काउंट की। देन डिस्कस विद योर फ्रेंड द प्रोसेस दे फॉलोड। अब आपके फ्रेंड ने क्या फॉलो किया प्रोसेस, वो आप डिस्कस करेंगे। देन इफ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज आइटम, व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो? अगर आप ये किसी और न्यूज आइटम के साथ करेंगे तो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? सो आई वुड रिपीट द सेम प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ न्यूज आर्टिकल, देन काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टारगेट लेटर्स। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करूंगी किसी भी न्यूज आर्टिकल के साथ। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर और ग्राफ से मिलकर बना है, जिसमें हम डेटा को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो पिक्टोग्राफ्स आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। लुक एट दिस पिक्चर, यू मे बी फैमिलियर विद इट फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आपने ये पिक्चर सॉल्व की हुई है अपनी पिछली क्लासेस में, इस तरीके का चार्ट। सो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को इमेजेस के थ्रू दिखाते हैं। जैसे दिस पिक्चर help you understand at a glance the different modes of travel used by students. Based on this picture, answer the following question. So यहाँ पर ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें देखो, एक जो ये फेस बना है ना वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, प्राइवेट कार से कितने बच्चे जाते हैं, तो कितने फेस है यहाँ पर 4, तो हमने लिख दिया 4। पब्लिक बस से 5, स्कूल बस से 11, साइकिल से 3, वॉकिंग से 7। सो ये हमने देख लिया कि क्या मोड ऑफ ट्रैवलिंग है। अब इस डेटा के बेसिस पे यहाँ लिख दिया मैंने कुछ क्वेश्चन है। पहला है विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा बच्चे किस मोड से जा रहे हैं, तो स्कूल बस से, कितने 11। देन विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो साइकिल। साइकिल से सिर्फ 3 बच्चे आ रहे हैं, है ना। सो इन द अबव पिक्टोग्राफ one unit or symbol is used to represent one student. There are also other pictograph where one unit or symbol stands for many people or object. So यहाँ एक फेस एक स्टूडेंट्स है, ऊपर आप देख सकते हो। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे एक फेस और भी ज्यादा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, एक एग्जाम्पल हमें आगे दिया है, देखते हैं। एग्जाम्पल है, नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडिल स्कूल इन बिरसिया regarding how often they slept at least 9 hours during the night. He prepared a pictograph from the data. अब यहाँ पे एक ट्राइंगल ना 10 बच्चों को शो कर रहा है, तो एक तरफ है रिस्पॉन्स और एक तरफ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब सर ने क्या पूछा, उन्होंने स्टूडेंट से पूछा आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि 9 घंटे कम से कम सोते हैं, हमेशा यानी ऑलवेज, या फिर समटाइम कभी कभी 9 घंटे सोते हैं, या नेवर कभी भी 9 घंटे तो नहीं सो पाते। तो ये क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द पिक्टोग्राफ। एक एक करके देखते हैं, इनके आंसर हमें दिए हुए हैं तो हमें एनालिसिस करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 hours एट नाइट। जो हमेशा रात में 9 घंटे सोते हैं वो बच्चे कितने हैं, तो देखो इसमें कितने ट्राइंगल बने हैं, 10 10 10 10 10, 5 टाइम्स 10 है, सो 5 × 10 यानी 50 स्टूडेंट्स हैं। 10 क्यों लिखा, क्योंकि एक ट्राइंगल में 10 बच्चे को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। सो देखो यही सॉल्यूशन दिया है इसका। इन द टेबल देयर आर 5 पिक्चर्स, 5 ट्राइंगल हैं ऑलवेज वाली लाइन में, है ना। सो ईच पिक्चर रिप्रेजेंटिंग 10 चिल्ड्रन, देयरफॉर 5 पिक्चर इंडिकेट 5 × 10 50 चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एट लीस्ट 9 hours एट नाइट। कभी कभी कौन सोता है 9 घंटे। सो कितने हैं इसमें, 2 तो पूरे ट्राइंगल है और एक आधा बना हुआ है, देखो। सो 2 पूरे हैं तो 10 × 2, और एक आधा है तो पूरा ट्राइंगल 10 का है तो आधा कितने का हो जाएगा, 5 का। सो 20 + 5 यानी 25। सो यही आंसर दिया है। देयर आर 2 कंप्लीट पिक्चर्स, सो 2 × 10 = 20, और एक हाफ पिक्चर है तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल चिल्ड्रन कितने होंगे जो 9 घंटे कभी कभी सोते हैं, 20 + 5 यानी 25। Now next, how many children always slept less than 9 hours each night? Explain how you got your answer. अब आपको बताना है कौन से बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा 9 घंटे से कम सोते हैं,
यानी कभी भी 9 घंटे नहीं सोते, नेवर वाला क्वेश्चन, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, है ना। सो कितने हैं, अगेन 4 ट्राइंगल्स हैं 10 10 10 के, सो 4 टाइम्स 10 यानी 40. सो देर आर 4 कंप्लीट पिक्चर्स फॉर नेवर, हेंस 4 into 10 is equal to 40 children never slept at least 9 hours in a night. और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, they always sleep less than 9 hours. Now next is drawing a pictogram. One day Lakhanpal collected data on how many students were absent in each class. Class और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। लखनपाल ने क्या डेटा कलेक्ट किया, किस क्लास में कितने बच्चे अब्सेंट होते हैं यानी छुट्टी पे रहते हैं। ही क्रिएटेड अ पिक्टोग्राफ टू प्रेजेंट दिस डेटा एंड डिसाइडेड टू शो वन स्टूडेंट एज वन फेस इन द पिक्टोग्राफ। यहाँ एक जो सर्कल है वो एक बच्चे के लिए है, 1 से लेके 8 तक क्लास नंबर लिख दिया और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो लिखना है। सो जैसे फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे अब्सेंट है ना। सो ये देखो फर्स्ट के आगे 3 फेस बने हुए हैं। सेकेंड क्लास में 5 बच्चे अब्सेंट है तो 5 बने हैं। थर्ड में 4 अब्सेंट है तो 4 फेस बने हैं। 5 में 0 अब्सेंट है, एक भी अब्सेंट नहीं है, सभी प्रेजेंट है। सो यहाँ पे कोई फेस नहीं बना है। सो ऐसे आप देख सकते हैं सबके क्लास और फेसेस उसी हिसाब से लिखे गए हैं। तो लखनपाल ने ऐसे किया। नाउ उनके जो फ्रेंड है जरीना और संगीता कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन ईच क्लास। सो यहाँ पे लखनपाल ने अब्सेंट का बनाया था, जरीना और संगीता ने प्रेजेंट कितने बच्चे हैं वो बना दिया। उन्होंने भी ऐसे ही मेंशन किया। नाउ इफ दे वांट टू शो देयर डेटा थ्रू अ पिक्टोग्राफ वेयर दे आल्सो यूज वन सिंबल फॉर फेस फॉर ईच स्टूडेंट एज लखनपाल डिड, व्हाट आर द चैलेंजेस दे माइट फेस। अगर ये लोग भी प्रेजेंट का ये जो डेटा लिखा है इसको पिक्टोग्राफ फॉर्म में बनाए, एक फेस को एक स्टूडेंट मानकर, तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, चलिए देखते हैं। पहले जरीना ने क्या किया वो देखते हैं। तो जरीना मेड अ प्लान टू एड्रेस दिस सिंस देयर वर मेनी स्टूडेंट्स she decided to use one face to represent 5 students. She figured that would save time and space. So यहाँ पर जगह कम है, बच्चे ज़्यादा रिप्रेजेंट करने हैं, तो जरीना ने डिसाइड किया वो एक फेस को एक स्टूडेंट ना मानकर 5 स्टूडेंट मानेगी। ठीक है। सो क्लास 1 में कितने बच्चे प्रेजेंट है, 30। तो कैसे करेंगे, 30 कैसे आएगा, 6 फेसेस बना दिए। सो एक में 5 है तो 6 × 5 30। ऐसे ही सेकेंड में 35 है तो 7 फेसेस बना देंगे, 7 5 35। थर्ड में 20 है सो 4 5 20। ठीक है, तो इस हिसाब से फेसेस ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे कोई चैलेंज आया, नहीं आया, आसानी से हम फेस ड्रॉ कर पाए। क्यों, क्योंकि डेटा वर्क्स वेल विद मल्टीपल ऑफ 5। इसमें जितने भी नंबर 30 35 20 25 30 25 30 और 20 ये जो आ रहे हैं ये सभी 5 के मल्टीपल हैं, 5 के टेबल में आते हैं, राइट। तो आसानी से बना लिया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट कि संगीता ने क्या किया। शी डिसाइडेड टू यूज वन फेस टू रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स इंस्टेड। सिंस शी यूज्ड वन टू शो 10 स्टूडेंट्स, शी हैड अ प्रॉब्लम इन शोइंग 25 students and 35 students in the pictograph. Then she realized she could use half face to show 5 students. So संगीता ने डिसाइड किया वो एक फेस को 10 स्टूडेंट्स मानेगी। सो क्लास 1 में 30 है। सो कैसे किया उसने, क्लास 1 में 3 फेस बना दिए, 3 × 10, क्योंकि एक फेस में 10 उसने काउंट किया तो 3 × 10 30 हो गया। सेकेंड में 35 है तो अब यहाँ उसको प्रॉब्लम आई, 3 तो हम कंप्लीट ले लेंगे 30, अब 5 को कैसे बनाए, तो उसने आधा फेस यूज किया 5 दिखाने के लिए। सो 3 × 10 is equal to 30 + 5 35। फिर थर्ड क्लास में 20 है तो 2 × 10। फिर फोर्थ क्लास में देखो 25 यानी 2 पूरे और हाफ 5 के लिए तो आ जाएगा 25। इसका सोल्यूशन क्या है, इट्स डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट नॉन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 10 लाइक 25 और 35 यूजिंग ओनली वन सिंबल फॉर 10 स्टूडेंट्स। हाफ सिंबल्स माइट नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू एकोमोडेट एक्स्ट्रा स्टूडेंट। सो यहाँ पे संगीता को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि एक फेस 10 स्टूडेंट है तो 5 को रिप्रेजेंट करने उसको हाफ इमेज भी बनानी पड़ी। देन व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम फेस्ड इन प्रिपेयरिंग सच अ पिक्टोग्राफ इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास इज 33 और 27। अगर 33 बच्चे हो 27 बच्चे हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी पिक्टोग्राफ पे बनाने में, वही जो भी हमने डिस्कस की। 33 के लिए 3 फुल सर्कल्स ले लेगी 10 10 के, है ना, 3 × 10 is equal to 30। लेकिन 3 बच्चों को कैसे दिखाएगी, 1/3 फेस कट करके लगाना पड़ेगा तो थोड़ा इशू है। फिर 27 के लिए सो 2 फेस बना देगी 10 10 को रिप्रेजेंट करते हुए। अब 7 का क्या करेगी, तो 7 के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, 7/10 पार्ट का फेस बनाना पड़ेगा जो कि टफ है। तो ये चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। सो पिक्टोग्राफ के बारे में हमने क्या जाना, सो दीज आर नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा। दे रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज करके डेटा दिखाते हैं। ये आंसर करते हैं सभी क्वेश्चन का जिसका हम पिक्चर देख के काउंट कर सकते हैं। गेम्स हो, कलर्स हो, कोई भी चीज का हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं।
हैं। बाय रीडिंग पिक्टोग्राफ वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी, हम आसानी से पता कर सकते हैं किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी बार कौन से इवेंट हुए हैं। इन अ पिक्टोग्राफ द कैटेगरीज कैन बी अरेंज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो हम डेटा दोनों तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम फेसेस देखते हैं और ऐसे क्लास या जो भी डेटा रिप्रेजेंट किया हो वो देखते हैं ना। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से। अब अ स्केल और की, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक फेस कभी हम एक स्टूडेंट के लिए दिखा रहे हैं, कभी 5 स्टूडेंट के लिए दिखा रहे हैं। सो कितने स्टूडेंट के लिए दिखाया जा रहा है एक सिंबल, उसे ही हम कहते हैं स्केल। Okay, so it is added to show what each symbol or picture represent. Each symbol or picture can represent one unit or multiple unit. एक यूनिट भी बता सकते हैं या फिर ज्यादा भी, है ना। So it can be more challenging to prepare a pictograph when the amount of data is large or when the frequency are not exact multiple of the scale or key. So कब टफ होता है पिक्टोग्राफ बनाना? जब या तो बहुत बड़े बड़े नंबर हों या फिर जो भी हमने स्केल चुना है वो अगर मल्टीपल नहीं होगा सभी दिए हुए डेटा का, तो प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने में। नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस है। पहला है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिन्नौरी। गिन्नौरी की एक लाइब्रेरी है मिडिल स्कूल में, वहां से किस दिन बच्चे कौन सी किताब ले जाते हैं घर पे, वो डेटा दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। तो पहले बुक गिन लेते हैं। मंडे के दिन 5 है, ट्यूसडे के दिन 4 है, वेडनेसडे के दिन 2 है, थर्सडे को 0 है, फ्राइडे को 5 है, सैटरडे को 8 है। पहला क्वेश्चन है ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक बोरो। सबसे कम किस दिन बोरो हुई है? थर्सडे के दिन, 0 बुक। देन व्हाट वर द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। टोटल कितनी बुक्स बोरो हुई है? तो सबको ऐड कर दो, 5 + 4 + 2 + 0 + 5 + 8। तो क्या आंसर आया? 24 बुक्स पूरे हफ्ते में बोरो हुई हैं। देन ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। किस दिन सबसे ज्यादा बुक बोरो हुई है और उसका रीजन क्या हो सकता है? सैटरडे को सबसे ज्यादा बुक बोरो हुई है, 8 बुक्स। इसका रीजन क्या है पॉसिबल? स्टूडेंट्स मे हैव बोरोड मोर बुक्स फॉर वीकेंड रीडिंग, ताकि वो छुट्टी के दिन बैठकर पढ़ सके किताबों को, शायद इसलिए उन्होंने सैटरडे को ज्यादा बुक्स ली हैं। नाउ देन मगन भाई सेल्स काइट्स एट जमुनानगर। 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाय विलेजेस कम टू परचेज काइट्स फ्रॉम हिम। द नंबर ऑफ काइट्स ही सोल्ड टू दीज 6 शॉपकीपर्स आर गिवन बिलो। मगन भाई जो है वो पतंग बेचते हैं और गांव के आसपास के लोग 6 जने जो है उनके पास आते हैं पतंग खरीदने। ठीक है, सो यहाँ पे नाम दिए हुए और एक तरफ वो कितनी पतंग कौन खरीदता है या मगन भाई किसको कितनी पतंग बेचते हैं वो डेटा दिया है। सो प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल काइट टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें पहले तो पिक्टोग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एक पतंग जो है इमेज वो 100 काइट के बराबर है, ऐसा हमें दिया है। सो देखो 250 के लिए 2 तो 100 के और 150 के लिए आधा काइट ड्रॉ करेंगे। 300 के लिए 3 फुल काइट, 100 के लिए 1 फुल काइट। जसमीत के पास 450 यानी 4 फुल काइट और 1 हाफ काइट। फिर 250 के लिए जेठालाल के पास 200 यानी कि 2 फुल काइट और 1 हाफ काइट फॉर 50। और 700 के लिए पूनम बेन के पास 7 फुल काइट। ओके, सो ये हमने बना लिया पिक्टोग्राफ। अब आंसर करते हैं क्वेश्चन। पहला है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज। रानी ने कितनी काइट परचेज की? 3 यहाँ पर बनी हुई है ना। सो 3 सिंबल्स बने हैं क्योंकि 300 उसने काइट परचेज की है। देन हु परचेजेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स। सबसे ज्यादा किसने खरीदी है? तो पूनम बेन ने। कितनी? 700, 7 काइट्स है। देन हु परचेज मोर काइट्स। जसमीत और चमन। जसमीत और चमन में से ज्यादा किसने खरीदी? तो जसमीत जिसके पास 450 काइट्स हैं परचेज मोर देन चमन जिसके पास 250 काइट्स हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर डेटा से। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुखसाना सेज पूनम बेन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज। इज शी करेक्ट? वाई? रुखसाना कहती है कि पूनम बेन ने जो भी पतंगे खरीदी है ना वो डबल है नंबर में, किससे? जितनी रानी ने खरीदी है उससे। सो रानी की कितनी पतंग है? 300। इसका डबल करो तो कितना आ रहा है? 600। सो रुखसाना का कहना है कि ये जो 600 है ना इससे ज्यादा पतंग पूनम बेन ने खरीदी। तो पूनम बेन ने कितनी पतंग खरीदी है? 700। सो ये 600 से ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा? Yes, Poonam Ben purchased 700 kites, which is more than double Rani's 300. 300 का डबल होता है 600, उससे ज्यादा है 700. So, ये स्टेटमेंट सही है। Now, इसके साथ स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 चैप्टर 4 का कवर कर लिया है। I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.